शहाबुद्दीन साहब का कंट्रीब्यूशन मैं क्या बताऊंगा। शहाबुद्दीन साहब का कंट्रीब्यूशन तो पूरा बिहार क्या बल्कि आप पूरा हिंदुस्तान ये जानता है कि उनकी जो लाइन रही, और मेरे ख्याल में वो शायद शहाबुद्दीन साहब जैसे बहुत कम नेता आरजेडी जैसी पार्टी में होंगे जो डे फर्स्ट से लेके टिल डेथ वो आदमी कहीं नहीं गया, जबकि उसके पास हर तरह के ऑफर्स थे, हर तरह के रिसोर्सेस थे, और वो किसी भी जमात किसी भी दूसरी पार्टी के साथ जाके बहुत अच्छी जगह, शायद चीफ मिनिस्टर अगर नहीं तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो बआसानी वो आदमी हो सकता था, मगर उसकी एक कमिटमेंट थी, उसका सेकुलर के साथ कि सेकुलर एथिक्स के साथ उसका एक मुआहदा था, जिस मुआहदे पे वो आदमी आखिरी दिन तक कायम रहा। लेकिन उनके साथ जो हुआ बहुत अफसोसनाक है उनके साथ। और यह है कि मैं आरजेडी के लोगों से और आरजेडी के हाईकमान से यही एक इल्तजा करूंगा या मेरी वो दरखास्त रहेगी उनसे कि इसके नताइज बहुत अच्छे नहीं होंगे। तो यह है कि इस मसले का कैसे हल किया जाए, इसके लिए आरजेडी हाईकमान को जरूर सोचना चाहिए। मगर दूसरा यह है कि मैं अपने कम्युनिटी के लोगों से भी ये दरखास्त करूंगा कि जोश में होश नहीं खोना है। और शहाबुद्दीन साहब मरहूम का ये वो एक बड़ा वो मुहावरा कहा करते थे कि प्रसाद के लिए मंदिर नहीं तोड़ा जाता है। तो मैं भी ये कहूंगा कि ठीक है, आपकी कुछ तकलीफें हैं, कुछ परेशानी है, आपकी शिकायतें हैं, और शिकायत जाहिर है अपनों से होती है, तो उस शिकायत के लिए ऐसा नहीं है कि उसमें कोई जज्बाती ऐसा कदम उठाएं हम लोग कि फिर उस पर बहुत अफसोस हो। तो पहले राउंड का जो चुनाव हुआ है उसमें एक चीज तो निकल के बहुत क्लियरली आ गई है कि मोदी वेव नाम की कोई चीज कहीं जमीन पे नहीं है। ठीक है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा और शायद उस दिशा में पहल शुरू हो जाएगी, और फिर वो जो ध्रुवीकरण की राजनीति होती है उसके लिए बीजेपी कोशिश करेगी। मगर यह है कि अब बार बार जो है लोग उन चीजों में बटने नहीं जा रहे हैं। विकास और रोजगार, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, और मेरे ख्याल में इस बार के चुनाव में रोजगार बहुत ही अहम मुद्दा रहेगा। चुनाव तो चूंकि सारे ही चुनाव इंपॉर्टेंट होते हैं, मगर ये चुनाव जो है वो कुछ खास इस मायने में भी है कि लोग ये कह रहे हैं कि आइन के बदलने का चुनाव है और संविधान बदल जाएगा और इस तरह की चीजें हैं। तो जाहिर है कि अगर ये बात में कहीं ना कहीं कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी सच्चाई है तो ये बड़ी वो चीज है कि भाई ये डू एंड डाई वाला मामला है। तो इस तरह से तो ये लगता है कि भाई ये चुनाव बहुत ही क्रूशियल चुनाव है, और इस चुनाव में बहुत ही शऊर और अक्ल और इससे समझदारी से काम करना होगा। और खास तौर पे माइनॉरिटी बिरादरी, जिस बिरादरी से मैं आता हूँ, इन लोगों को अपने बहुत ही जाती मफाद से और छोटी छोटी चीजों से ऊपर उठ के इन लार्जर इंटरेस्ट, बड़े कैनवास पे चीजों को समझना होगा और देखना होगा, और वो फैसला लेना होगा जो मुल्क के, सूबे के हर एतबार से वो फैसला जो है मुल्क के लिए अच्छा हो। बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं ने ये कहा है कि इस अब की बार 400 पार, और 400 पार के बाद जो है ये है कि संविधान को बदलने की और हिंदू राष्ट्र को डिक्लेयर करने की कहीं ना कहीं हम लोग कोशिश करेंगे। और शायद वो इस पहल में 400 पार का मतलब ही यही होता है। 400 का फिगर जो है, वैसे ये है कि ये सब चुनावी जुमला है, और संविधान का बदलना भी कोई बहुत आसान नहीं है, और वो हमको नहीं लगता है कि किसी एक सियासी पार्टी के अकेले बूते की ये बात है। जनस्वराज का वो कदम तो वाकई सराहनीय है कि उन्होंने इतने लोगों में आफाक साहब का ही सिलेक्शन किया, और सारे रिसोर्सेज जो है, जहां तक मेरी जानकारी है कि वो सारे रिसोर्सेज कहीं ना कहीं जनस्वराज और प्रशांत किशोर जी द्वारा ही प्रोवाइड किए गए। और जाहिर है कि आफाक साहब उतने टैलेंटेड उस मायने में शायद नहीं रहे होंगे, तो उसमें सारी प्लानिंग और सारा जीत का, आफाक साहब के जीत का सेहरा तो प्रशांत किशोर साहब के लिए जाता है। और ये एक अच्छी पहल या एक अच्छी मिसाल है, और शायद यही वजह है कि प्रशांत किशोर साहब माइनॉरिटी कम्युनिटी में बहुत पॉपुलर हैं। मगर यह है कि उनको भी इसके लिए एक ब्लूप्रिंट बनाना होगा, और मुसलमानों को अब, चूंकि मुसलमान अब वो 90 का मुसलमान नहीं रहा, और 90 का मुसलमान नहीं है कि वो सिर्फ जो है दंगे से बचने के नाम पे वोट करेगा। चूंकि अब जो है समाज और जमाना बदल रहा है, अब दंगे का कोई मतलब नहीं है, और अब दंगा शायद आने वाले वक्त में, चूंकि हमारा पूरा समाज बदल रहा है, इस वजह से यह है कि जो भी सियासी पार्टी हो, वो जन स्वराज हो या जन स्वराज के अलावा कोई भी ये है, उसको मुसलमानों का ब्लूप्रिंट देना होगा, और मुसलमान उसके साथ जो है उनको ये बताना होगा कि आप अगर मेरी मदद करेंगे तो हम उसके एवज में और उसके बदले में आपको क्या फैसिलिटेट करेंगे। प्रशांत किशोर जी का स्टैंड अच्छा है, और इसीलिए मुझे लगता है कि 2025 असेंबली इलेक्शन में
प्रशांत जी क्या के लोग अच्छा करेंगे, जब बात समझ में आ रही है। अब यह है कि मुझे बहुत वाकफियत नहीं है कि प्रशांत किशोर जी का क्या ब्लूप्रिंट है और माइनॉरिटीज के फलाह बहबूद के लिए उनके पास क्या प्रोग्राम है और नहीं है। तो इंशाअल्लाह यह है कि एक दफा पार्लियामेंट चुनाव के नतीजे के बाद जो है एक रिशफलिंग जरूर होगी। तो जैसे कि आप जामिया उलता के साथ पब्लिक न्यूज में मोहम्मद तस्लीम इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के राजधानी पटना में, और खास तौर पर जो एक तरह से चुनाव जो हो रहा है, लोकसभा चुनाव हो रहा है, इसमें पूरा बिहार में कह सकते हैं और हिंदुस्तान में एक तरह से हर आम व खास के एक तरह से दिलो दिमाग में चर्चा है कि 2024 का जो आम इंतखाबात हो रहा है इसमें देश का मुस्तकबिल, मुल्क का मुस्तकबिल क्या होने वाला है। इसी बीच हमारे साथ हैं इफ्तिकार अहमद साहब जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक बिजनेसमैन है। ओवरऑल क्या कहेंगे, ये जो चुनाव हो रहा है इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए कितना एक तरह से इम्पोर्टेंट है? नहीं, चुनाव तो चूंकि सारे ही चुनाव इम्पोर्टेंट होते हैं, मगर ये चुनाव जो है वो कुछ खास इस मायने में भी है कि लोग ये कह रहे हैं कि आइन के बदलने का चुनाव है और संविधान बदल जाएगा और इस तरह की चीजें हैं। तो जाहिर है कि अगर ये बात में कहीं ना कहीं कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी सच्चाई है तो ये बड़ी वो चीज है कि भाई ये डू एंड डाई वाला मामला है। तो इस तरह से तो ये लगता है कि भाई ये चुनाव बहुत ही क्रूशियल चुनाव है और इस चुनाव में बहुत ही शऊर और अक्ल और इससे समझदारी से काम करना होगा। और खास तौर पे माइनॉरिटी बिरादरी, जिस बिरादरी से मैं आता हूं, इन लोगों को अपने बहुत ही जाती मफाद से और छोटी छोटी चीजों से ऊपर उठ के इन लार्जर इंटरेस्ट, बड़े कैनवास पे चीजों को समझना होगा और देखना होगा और वो फैसला लेना होगा जो मुल्क के, सूबे के हर एतबार से वो फैसला जो है मुल्क के लिए अच्छा हो, सूबे के लिए। आपने कहा आइन के बदलने की, लेकिन इससे तो बीजेपी के जो नेता हैं वो चर्चा कर रहे हैं कि इस बार 400 पार संविधान बदलने का। तो कहीं ना कहीं इससे जो बाशऊर अक्लमंद जो पिछले तबका के लोग हैं वो तो कहीं ना खौफ में है कि ऐसा ना हो कि तीसरी बार मोदी सरकार आ जाए और आइन बदल जाए तो फिर से वही मनुवाद से आ जाए। हाँ, जाहिर है। और ये बातें जो हैं, कोई भी बात जो है वो कहीं भी अगर ग्राउंड पे आती है तो उसका कुछ एक बैकग्राउंड होता है। और कई नेताओं ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वाटर यूनिवर्सिटी की खबर आप कह सकते हैं। बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं ने ये कहा है कि इस अब की बार 400 पार, और 400 पार के बाद जो है ये है कि संविधान को बदलने की और हिंदू राष्ट्र को डिक्लेयर करने की कहीं ना कहीं हम लोग कोशिश करेंगे। और शायद वो इस पहल में 400 पार का मतलब ही यही होता है, 400 का फिगर जो है। वैसे ये कि ये सब चुनावी जुमला है और संविधान का बदलना भी कोई बहुत आसान नहीं है। और वो हमको नहीं लगता है कि किसी एक सियासी पार्टी के अकेले बूते की ये बात है कि वो जो है हिंदुस्तान का आइन बहुत मजबूत है। अभी जो फर्स्ट फेज का जो चुनाव हुआ है और खासतौर पर इसमें देखा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन का बहुत मामला टाइट दिख रहा है और बाशऊर आप है। इस फर्स्ट फेज को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, फर्स्ट फेज का चुनाव जहां तक मेरी समझ है या अकल है या लोगों से जो बातचीत हुई है चुनाव से पहले, जाहिर है कि इलाके में जाने आने का सिलसिला भी रहा है और मैं बिहार में आ जा भी रहा हूं, जहां जहां चुनाव जैसे है वहां पे आने जाने का सिलसिला है। तो पहले राउंड का जो चुनाव हुआ है उसमें एक चीज तो निकल के बहुत क्लियरली आ गई है कि मोदी वेव नाम की कोई चीज कहीं जमीन पे नहीं है। ठीक है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा और शायद उस दिशा में पहल शुरू हो जाएगी और फिर वो जो ध्रुवीकरण की राजनीति होती है उसके लिए बीजेपी कोशिश करेगी। मगर यह है कि अब बार बार जो है लोग उन चीजों में बटने नहीं जा रहे हैं। विकास और रोजगार, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और मेरे ख्याल में इस बार के चुनाव में रोजगार बहुत ही अहम मुद्दा रहेगा। एक चीज होता है, तमाम ये चुनाव हो रहा है लेकिन आप माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि लीडरशिप जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी भागीदारी के तौर पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज उस तरह से टिकट नहीं दे रहे, उस तरह से लीडरशिप क्वालिटीज खत्म सा हो रहा है मुस्लिम कौम से। तो कहीं ना कहीं एक सस्पेंस, एक फिक्र की तो बात है ना कि आने वाला समय में मुस्लिम लीडरशिप क्या कर सकते हैं, जिस तरह से नाराजी हिना साहब और तमाम चीजें जो हो रही है, क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, ये है कि इस दफा के चुनाव में जबकि आरजेडी का ही ये स्लोगन था या नारा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी जिसकी संख्या भारी,
और जिनका जो तनासुब है उसके तनासुब के एतबार से उनको वो चीजें मिलेंगी। तो उसमें कहीं ना कहीं 18-19% मुसलमान, और वो भी कमिटेड मुसलमान, जो इतिहास रहा है 1990 से। लालू यादव इस चीज को बखूबी जानते हैं, या आरजेडी का हाईकमान इस बात को बखूबी जानता है कि माइनॉरिटी से कमिटेड कोई ऐसी जमात, कोई ऐसी बिरादरी नहीं है। मुसलमानों ने हमेशा हर अच्छे और बुरे वक्त में आरजेडी के लिए मुत्तफिका तौर पे जो है वोटिंग करी है। तो कहीं ना कहीं मायूसी तो है, मगर यह है कि हर मायूस नहीं होना है और बहुत अकल और समझ से चीजों को समझना है और ये इसको दुरुस्त करने की कोशिश करनी है। लेकिन एक और चीज, इसी बीच जिस तरह से मुस्लिम कौम पर हम बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन को तो मुस्लिम कौम एक तरह से मान सकते हैं कि बीजेपी की तरफ मुस्लिम लोग नहीं जाते हैं, महागठबंधन की तरफ जाते हैं। लेकिन इसका भी जो मनमानी जो चलता है, लेकिन एक तरफ से तीसरे ऑप्शन के तौर पर बिहार में जनसुराज जो आ रहा है, जिसकी जितनी साझेदारी उतनी भागीदारी के तौर पर आफाक अहमद साहब को एक तरह से एमएलसी चुनाव में जिता कर लाए, तो क्या किस नजर से देख रहे हैं जनसुराज को आप? नहीं, जनसुराज का वो कदम तो वाकई सराहनीय है कि उन्होंने इतने लोगों में आफाक साहब का ही सिलेक्शन किया और सारे रिसोर्सेज जो है, जहां तक मेरी जानकारी है कि वो सारे रिसोर्सेज कहीं ना कहीं जनसुराज और प्रशांत किशोर जी द्वारा ही प्रोवाइड किए गए। और जाहिर है कि आफाक साहब उतने टैलेंटेड उस मायने में शायद नहीं रहे होंगे, तो उसमें सारी प्लानिंग और सारा जीत का, आफाक साहब की जीत का सेहरा तो प्रशांत किशोर साहब के लिए जाता है। और ये एक अच्छी पहल या एक अच्छी मिसाल है, और शायद यही वजह है कि प्रशांत किशोर साहब माइनॉरिटी कम्युनिटी में बहुत पॉपुलर हैं। मगर यह है कि उनको भी इसके लिए एक ब्लूप्रिंट बनाना होगा, और मुसलमानों को अब, चूंकि मुसलमान अब वो 90 का मुसलमान नहीं रहा, और 90 का मुसलमान नहीं है कि वो सिर्फ जो है दंगे से बचने के नाम पे वोट करेगा। चूंकि अब जो है समाज और जमाना बदल रहा है, अब दंगे का कोई मतलब नहीं है, और अब दंगा शायद आने वाले वक्त में, चूंकि हमारा पूरा समाज बदल रहा है, इस वजह से यह है कि जो भी सियासी पार्टी हो, वो जन स्वराज हो या जन स्वराज के अलावा कोई भी ये है, उसको मुसलमानों का ब्लूप्रिंट देना होगा, और मुसलमान उसके साथ जो है उनको ये बताना होगा कि आप अगर मेरी मदद करेंगे तो हम उसके एवज में और उसके बदले में आपको क्या फैसिलिटेट करेंगे। ये तो रहा बिहार की सियासत के लेकर मुस्लिम लीडरशिप, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि ओवरऑल इंडिया में तमाम जो एक तरह से हेड स्पीच देने वाले लोग हैं, उनको एक तरह से तमाम पॉलिटिकल पार्टी प्रोपोगेट कर रही है, प्रमोट कर रही है, और वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आकर चुनाव लड़ जा रहे हैं, जबकि वो मुसलमानों के खिलाफ इतना हेड स्पीच दिए थे, कठुआ का हो या मुजफ्फरपुर का हो, जो नेता थे उन्होंने जो बयान दिया था। तो कहीं ना कहीं एक जो शऊर मुस्लिम कौम के लोग हैं, वो क्यों मतलब कि किसी को वोट दे देते हैं डर खौफ के मारे। तो एक अपने अंदर लीडरशिप, जैसे प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आप अपना मेरा बात ना माने, बल्कि अपने पैगंबर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को माने, तो कहीं ना कहीं बड़ी बात कह रहे हो। नहीं, प्रशांत किशोर जी का स्टैंड अच्छा है, और इसीलिए मुझे लगता है कि 2025 असेंबली इलेक्शन में प्रशांत जी के लोग अच्छा करेंगे, जब बात समझ में आ रही है। अब यह है कि मुझे बहुत वाकफियत नहीं है कि प्रशांत किशोर जी का क्या ब्लूप्रिंट है और माइनॉरिटीज के फलाह बहबूद के लिए उनके पास क्या प्रोग्राम है और नहीं है। तो इंशाअल्लाह यह है कि एक दफा पार्लियामेंट चुनाव के नतीजे के बाद जो है एक रिशफलिंग जरूर होगी। और ये आपने सही कहा, वो जो सवाल आपका था कि कल तक जो है भगवा ओढ़े वो आदमी जब इधर हरे में आ जाता है तो वो जो है कि फिर वो हो जाता है। मगर उसमें ये है कि ओवरऑल आप कह सकते हैं ये तमाम पार्टियों पे ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, और अब मोरल और एथिक्स की बात सियासत में कहीं नहीं रही। सीधा ये है कि पार्टियों का भी एक बहुत सिंपल सा वो है कि उनको विनेबिलिटी उनकी फैक्टर है, तो उनको लगता है कि वो जो भी कैंडिडेट, अगर वो मजबूत कैंडिडेट है, बाहुबली है, रिसोर्सफुल है, तो उसको अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की जाए। आप शहाबुद्दीन साहब के बड़ा जिक्र कर रहे थे कि उनकी शहादत एक तरह से हुई है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा? एज ए आप हम उम्र भी हैं, उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा? शहाबुद्दीन साहब का कंट्रीब्यूशन मैं क्या बताऊंगा। शहाबुद्दीन साहब का कंट्रीब्यूशन तो पूरा बिहार क्या बल्कि आप पूरा हिंदुस्तान ये जानता है कि उनकी जो लाइन रही, और मेरे ख्याल में वो शायद शहाबुद्दीन साहब जैसे बहुत कम नेता आरजेडी जैसी पार्टी में होंगे जो डे फर्स्ट से लेके टिल डेथ वो आदमी कहीं नहीं गया, जबकि उसके पास
हर तरह के ऑफर्स थे, हर तरह के रिसोर्सेज थे, और वो किसी भी जमात, किसी भी दूसरी पार्टी के साथ जाके बहुत अच्छी जगह, शायद चीफ मिनिस्टर अगर नहीं तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो बआसानी वो आदमी हो सकता था, मगर उसकी एक कमिटमेंट थी, उसका सेकुलर के साथ, कि सेकुलर एथिक्स के साथ उसका एक मुहावदा था, जिस मुहावदे पे वो आदमी आखिरी दिन तक कायम रहा। लेकिन उनके साथ जो हुआ बहुत अफसोसनाक है उनके साथ। और यह है कि मैं आरजेडी के लोगों से और आरजेडी के हाईकमान से यही एक इल्तजा करूंगा, या मेरी वो दरखास्त रहेगी उनसे कि इसके नताइज बहुत अच्छे नहीं होंगे। तो यह है कि इस मसले का कैसे हल किया जाए, इसके लिए आरजेडी हाईकमान को जरूर सोचना चाहिए। मगर दूसरा यह है कि मैं अपने कम्युनिटी के लोगों से भी ये दरखास्त करूंगा कि जोश में होश नहीं खोना है। और शहाबुद्दीन साहब मरहूम का ये वो एक बड़ा वो मुहावरा कहा करते थे कि प्रसाद के लिए मंदिर नहीं तोड़ा जाता है। तो मैं भी ये कहूंगा कि ठीक है, आपकी कुछ तकलीफें हैं, कुछ परेशानी है, आपकी शिकायतें हैं, और शिकायत जाहिर है अपनों से होती है, तो उस शिकायत के लिए ऐसा नहीं है कि उसमें कोई जज्बाती ऐसा कदम उठाएं हम लोग कि फिर उस पर बहुत अफसोस हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ इफ्तिखार अहमद साहब, जो कि बखूबी बिहार की सियासत और देश की सियासत में क्या हलचल पैदा हो रही है, और आने वाला मुस्तकबिल बिहार और खासतौर पर हिंदुस्तान का क्या होने वाला है आम इंतखाबात के बाद। बहरहाल देखते रहें जामिया वर्ल्ड, साथ में पब्लिक न्यूज।